हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पर हम लोग फिर दोबारा टेस्ट लेकर आए हैं। तो ये टेस्ट समझिए एक रिवीजन की तरह है। और जैसा कि हमने कहा था आप लोग से कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं और अपने नंबर बताते हैं कि कितने नंबर आए टेस्ट में 100 में से, तो आपका नाम भी लिया जाएगा। जैसे कि सुशील थे, सरस थे, और भी बहुत लोगों ने बताया कि उनका कितना नंबर आया है। तो आप भी ईमानदारी से टेस्ट करिए और नंबर बताइए कि कितना आपके एक्यूरेट नंबर आ रहे हैं। ठीक है? तो जितना भी गलती करना है यहाँ टेस्ट में करिए और अपने आप से करिए यहाँ पर, लेकिन एग्जाम सेंटर में गलती नहीं करना है। तो जितना प्रैक्टिस करना है यहाँ पे कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है पी आर नॉलेज रिसर्च सेंटर। मेरा नाम है रोशन। तो हम लोग आज टेस्ट 2 करने वाले हैं, जो कि ये विजन आईएएस का है। ठीक है? तो चलिए प्रॉपर एक कलम और कॉपी ले लीजिए और पहले क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आप बताइएगा अपना आंसर, मिलाइएगा। उसके बाद अपने को एनालिसिस कीजिए कितना आपको आंसर आ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आपका भी कमेंट करेंगे तो आपका भी नाम बताया जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूप संरचना के निम्नलिखित तत्वों को नीचे से ऊपर की ओर उनकी व्यवस्था के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको बताने से पहले बता देता हूँ कि बौद्ध स्तूप की संरचना, बौद्ध स्तूप की एक पवित्र स्मारक है, जिसमें कि उसमें एक चबूतरा यानी उसका अधिष्ठान होता है, एक अंड यानी कि उसका आधाविता गुंबद होता है, उसके बाद हर्मिका होता है, फिर छत्र होता है यानी छाता उसका, और मस्तूल होता है यानी यष्टि, और छतरी होता है स्तूपिका। ठीक है? तो अब तो जान गए होंगे। पहले आएगा क्या आएगा? तो पहले आएगा आपका चबूतरा यानी आधार आएगा, फिर हर्मिका आएगा, फिर यानी पहले अंड आएगा, फिर हर्मिका, फिर छत्र। तो देखिए यहाँ पे पहले अंड है, फिर यहाँ पर हर्मिका है, और उसके बाद क्या है? व्यष्टि है, और फिर छत्री है। ठीक है? तो ऐसे ही ऊपर की ओर से बताना है। तो आगे अंड, हर्मिका, यष्टि और छत्री। ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट बनने से पहले उसने दक्कन के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। दूसरा है, मराठों के विस्तार को रोकने के लिए उसने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ गठबंधन किया था। उसने मुगल साम्राज्य में मुहर्रम का जश्न मनाने पर रोक लगा दी थी। 1 मिनट। ओके, रोक लगा दिए थे। और चौथा है, उसने नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया था। तो बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, देखिए एकदम 2023 के जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आधार पर इसको बनाया गया है। केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3, या सभी चारों? तो इसमें देखिए, इसमें 3 युग्म सही है, केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कौन सी युग्म सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला है, सम्राट बनने से पहले उसने दक्कन का गवर्नर के रूप में कार्य किया था, तो ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है, कह रहा है कि मराठों के विस्तार को रोकने के लिए उसने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ गठबंधन किया, तो ये कथन गलत है। ठीक है? तो मराठों के विस्तार को रोकने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था, साथ नहीं दिया था। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो अब ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो 1, 3 और 4 कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को गंधार कला शैली में दर्शाया गया था। दूसरा है, गंधार कला शैली को शक और कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। कौन सा कथन सही है इसमें? केवल एक, केवल दो, एक या दो, या तो न तो एक और न ही दो? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है? तो इसमें जो है कि शक और कुषाण थे जो, कनिष्क ने इस कला शैली को विशेष संरक्षण दिया था। गंधार कला भारतीय और ग्रीक रोमन तत्वों को सम्मिश्रण है। और ये जो बौद्ध धर्म है, तो इसका मुख्य विषय बौद्ध धर्म का नया स्वरूप महायानवाद था। इस कला के तहत बुद्ध की प्रतिमाओं का महायानवादी स्वरूप में विकास किया गया था। ओके, तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द ग्रुपर्स जॉन स्पैपर स्ट्रैपर और इंडियन पोम्पानो संबंधित है। देखिए जो भी लिखा हो पढ़ लीजिए। पोम्पानो संबंधित है, क्या होगा इसका? पक्षियों से है, मछलियों से है, कछुए से है, तितलियों से है। सुना है नाम आपने ये शब्द ग्रुपर्स जॉन?
तो ये है मछलियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हाल ही में CMFRI द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमणों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। विदेशी द्वारा आक्रमण जो किया गया था उसको सही क्रम में बताना है, ठीक है। पार्थियन, शक, इंडो ग्रीक, कुषाण, कुषाण, शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक और इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, पार्थियन और इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत में मुख्यतः वैचारिक भिन्नता है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्म और आत्मा के बारे में, अनुष्ठानों एवं संस्कारों के महत्व के बारे में, या चौथा कथन है आध्यात्मिक अनुभूति में धर्म ग्रंथों की भूमिका के बारे में। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत की वैचारिक भिन्नता थी वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्म और आत्मा के बारे में था, ठीक है, आत्मन यानी ब्रह्म और आत्मा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला केटोप्रोफेन क्या है? केटोप्रोफेन बताइए क्या है? एक आहार संबंधी चिकित्सा है, या क्रायोजेनिक तरल पदार्थ है, या आंतरिक प्रौद्योगिकी जिसमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रयोग होता है, या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। बताइए क्या है ये केटोप्रोफेन? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा ये, ठीक है, एक प्रकार की दवा है। दवा इसको याद रखिएगा केटोप्रोफेन, तो जहां दवा से संबंधित है उसको ये वही ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठुमरी एक प्रेम गीत है तथा इसकी संरचना और प्रस्तुति गीतात्मक होती है। और दूसरा है, टप्पा में ऐसे गीत होते हैं जिनमें स्वरों को द्रुत लय में गाया जाता है। और तीसरा है, आगरा घराना ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे प्राचीन है। सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कितने युग्म सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा कथन कितने युग्म सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन जो बी है ये केवल दो युग्म सही है, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा सही है? तो इसको देखिए, इसमें जो पहला है, ठुमरी एक प्रेम गीत तथा उसकी संरचना और प्रस्तुत गीतात्मक होती है, ये सही है। और दूसरा जो है, ठप्पा में ऐसे गीत होते हैं जिनमें स्वरों को द्रुत लय में गाया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, आगरा घराना ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे प्राचीन है, तो ये कथन गलत हो जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन ये नहीं है, ये बल्कि ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन है। इन अन्य सभी घरानों का जनक भी इसे माना जाता है, ग्वालियर को। तो तीसरा हो जाएगा गलत, तो केवल इसमें दो युग्म से हो जाएंगे। देखिए, तो अब आपको कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पता रहेगा तभी क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत हो गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका संबंध बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से था, वह मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। खुद का प्रयोग करिए, उत्तर बताइए। तो पहले आप वीडियो रोकिए और उत्तर लिखिए अपने में, उसके बाद बताइए कौन सा, सुनिए कौन सा होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या तो एक और या तो दो, बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसमें केवल दो है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही है, ठीक है। इसमें देखिए जो उसका संबंध बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से था, ये कथन गलत है। मलिक अंबर का, मलिक अंबर की अफ्रीकी गुलाम से योद्धा बनने तक की कहानी बहुत अनोखी है। उसकी युवा अवस्था के दौरान उसे गुलाम व्यापारियों द्वारा कई बार बेचा और खरीदा गया था, इसको, मलिक अंबर को। और हालांकि भाग्य उसे इथोपिया में उसके घर से मीलों दूर भारत ले आया, जहां अंबर को न केवल उसकी स्वतंत्रता वापस मिली, बल्कि उसने सामाजिक प्रतिष्ठा भी हासिल की और उसे एक सेना और विशाल संपत्ति प्राप्त हुई। उसने एक शहर की स्थापना की जिसे आज औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मलिक अंबर। तो ये हो जाएगा अब पहला वाला गलत और दूसरा हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पट्टचित्र चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चित्रकलाएं मंदिर परंपराओं पर आधारित लोकप्रिय कला होती शैली है। और दूसरा है, इन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
दोनों राज्यों में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो कौन सा कथन सही होगा? बताइए कौन सा कथन सही होगा। वीडियो रोकिए और आंसर दीजिए पहले। ठीक है, ये कथन दोनों के दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पोजल, पर्ती और चाचर थे। बताइए पोजल, पर्ती और चाचर, नाम सुना है? पोजल, पर्ती और चाचर क्या होता है? खिलजी वंश के अधीन आने वाले क्षेत्र थे, या इल्तुतमिश के अधीन सैन्य विभाग, या अकबर के अधीन कृषिगत भूमि का वर्गीकरण, या औरंगजेब द्वारा समाप्त की गई जनजाति धार्मिक प्रथाएं। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा चाचर, पर्ती, पोजल, तो ये खेतों के लिए था, कृषि भूमि के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए पोजल क्या होता है? पोजल तो जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती की जाती है उसको पोजल बोलते हैं, और पर्ती तो 2 वर्ष में एक बार जो खेती की जाती है उसे पर्ती बोलते हैं, और चाचर तो 3 वर्ष से 4 वर्ष में जो एक बार खेती की जाती है उसको चाचर बोलते हैं। उसके बाद एक तो बंजर ही बोलते हैं, जिसमें 5 से अधिक वर्षों में एक बार जो खेती की जाती है उसको बंजर बोलते हैं। पर्ती तो अभी भी नाम सुना होगा खेतों का, खेत पर्ती पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसके शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? बताइए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव या माधवराव, कौन सा होगा? ये होगा बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब 1720 में बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव पेशवा बना, तब ये पद वंशानुगत हो गया, और 1740 ईस्वी में बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब पेशवा बने। नेक्स्ट है, बोहाग, कोंगाली और भोगाली पद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए, छऊ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, बिहू, कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहू। तो बिहू असम का एक परंपरागत लोक नृत्य है, और सामान्य तौर पर यह कृषि चक्र के अनुसार मनाया जाता है, जब कृषि चक्र चलता है तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अवदान शतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवदान शतक यह एक बौद्ध पद्य संग्रह है, इसकी रचना पाली भाषा में की गई, कौन सा कथन सही होगा? बताइए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है, जो इसमें दूसरा है ये कथन गलत है, यह संस्कृत भाषा में किया गया था, न कि पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा ओपन ओपन काइलिन है, क्या है ये? एक रैंसमवेयर है, या डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर या चैटबॉट है, क्या है ये? तो ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हालिया संदर्भ में चीन ने ओपन काइलिन नामक अपना पहला स्वदेशी ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया है, चीन ने किया है। यह मौजूदा अपने सीसे लाइनेस ऑपरेटिंग सिस्टम के आधारित है। चीन के इस संस्करण को लगभग 4000 डेवलपर्स के समूह द्वारा तैयार किया गया। 4000 डेवलपर्स, यह बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है रिसर्च पे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, 1 मिनट। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। यह वर्ष 2012 में शुरू की गई यूनेस्को की एक पहल है, और दूसरा है हैदराबाद वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा है। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें, आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों के दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? तो हालिया संदर्भ में ये देखिए जो बताया जा रहा है 2012 में शुरू किया गया यूनेस्को द्वारा, तो ये वैश्विक संघ की स्थापना वर्ष 2012 में लंदन संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के डिप्टी मेयर जस्टिन साइमंस ओबी द्वारा की गई है, ठीक है, न कि यूनेस्को द्वारा। 2012 में तो हुआ है, लेकिन विश्व वैश्विक संघ द्वारा शुरू किया गया है। और दूसरा है हैदराबाद वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा है। देखिए ये बंगलुरु वर्ल्ड सिटीज का फोरम का में शामिल होने वाला भारतीय शहर बन गया है, हैदराबाद नहीं, बंगलुरु। तो अब ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर दे पाए थे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा है इसका प्रचलन मुख्य रूप से उत्तर भारत में है, और तीसरा है इसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है, और चौथा है यह विभिन्न घरानों में विभक्त है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो,
केवल 3 या सभी चारों कथन सही है? बताइए। तो देखिए इसमें चारों के चारों कथन जो है ऑप्शन नंबर डी है, इसको पढ़ लीजिए, चारों के चारों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है 18। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला सालसोला अपोजिटिफोलिया क्या है? बताइए क्या है? अंडमान द्वीप में खोजा गया सबसे बड़ा पुष्पी पादप है, या चिकित्सीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हिमालयी जड़ी बूटी है, या लवणीय पर्यावरण में उगने वाली 12 मासी झाड़ी है, या जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला शैवाल है? बताइए क्या है इसमें से? तो ये हो जाएगा लवड़ी पर्यावरण में उगने वाली 12 मासी झाड़ी है। ठीक है, तो गांधीनगर स्थित गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सालसोला अपोजिटिफोलिया डेंसफोर्टिनिया नामक लवड़ी पादप की एक नई प्रजाति की खोज की। यह एक 12 मासी झाड़ी है जो कच्छ के जिले में लवड़ीय शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है, कौन सा है? 19 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। सुर्खियों में रहे पद और प्रकृति। देखिए वैसे क्वेश्चन है ना, केवल 1, केवल 2, 3 को कितने सही है? तो इसमें कह रहा है कि जूके 2 रॉकेट से है, और जुपिटर 3 इलेक्ट्रॉनिक वाहन, अकीरा रोबोट। कितने युग्म सही सुमेलित है? बताइए। तो देखिए इसमें केवल एक युग्म सुमेलित है, पता कैसे चलेगा कौन सा सही होगा? तो हाल ही में चीन की एक निजी कंपनी ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए जूके 2 नामक रॉकेट कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। इसमें ईंधन का रूप में तरल मीथेन, तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है ये? एक रॉकेट है। तो पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पहला, यही सही होगा, तो बाकी 2 गलत होंगे। तो देखिए जुपिटर 3 के बारे में जो है, तो स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी यान ने जुपिटर 3 का नामक उपग्रह इसको प्रक्षेपित किया है, और ये एक वाणिज्यिक संचार है, न कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो ये गलत हो जाएगा, वाणिज्यिक संचार ही है। अकीरा क्या है? अकीरा का नाम सुना है? 1 मिनट बताइए, अकीरा क्या है? इसमें बोल रहा है रोबोट। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कंप्यूटर की इमरजेंसी रिस्पांस टीम 13 की एडवाइजरी जारी कर अंतर्गत लोगों के एक अकीरा नामक रैंसमवेयर के प्रति आगाह किया है। रोबोट ना होकर ये एक मालवेयर रैंसमवेयर है। ठीक है, रैंसमवेयर। तो तीसरा भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आगे आता है। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें वृंदावन में कृष्ण पंथ के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। उन्होंने धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया था। शिक्षाष्टक ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से संबंधित है। तो कितने कथन सही है? बताइए। वैसे ही उसी आधार से क्वेश्चन बनाया गया है, बताइए उसी पैटर्न में। आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं देता हूं। तो देखिए इसमें केवल 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसमें जो है कि उन्हें वृंदावन में कृष्णा पंथ के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। और दूसरा है इसमें उन्होंने धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया था, तो ये कथन हो जाएगा गलत। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों या मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, किंतु उन्हें परंपरावादी नहीं कहा जा सकता है, तो इसको ये गलत हो जाएगा। और तो ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है 21 नंबर। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थल। तो क्या होगा? मांडा, गुमला, अमरी, सुदकंदर। तो ये जगह ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, शासक और राजवंश। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार, महेंद्रपाल प्रथम पाल, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए। तो इसमें देखिए 2 युग्म सुमेलित हैं, जो कि इसमें पहला है मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार, तो ये सही है। और जो दूसरा है महेंद्र प्रथम पाल वंश दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? तो महेंद्र पाल प्रथम 885 से 908। महेंद्र पाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार मगध और उत्तरी बंगाल तक किया था। और अमोघ वर्ष, तो अमोघ वर्ष के बारे में बता रहा है कि ये राष्ट्रकूट। तो देखिए तीसरा वाला जो है ये सुमेलित हो जाएगा,
अमुक वर्ष उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म और साहित्य में अधिक थी और उसका काव्य शास्त्र प्रथम कन्नड़ पुस्तक की रचना थी। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो था वो सही है, केवल 2 युग्म सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है आगे। हिंदुशाही साम्राज्य के राज संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार पंजाब से काबुल तक था और इसकी राजधानी वह हिंद थी। हिंदू शासी शासक जयपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। और तीसरा है, हिंदू शाही के अपने निकटवर्ती राज्य कश्मीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कितने कथन सही है बताइए, कितने कथन सही है? तो देखिए इसमें तीनों के तीनों कथन सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सभी कथन सही है, सभी ठीक है। अगला है, मंदिरों में विभिन्न प्रकार के पूजा गृहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूजा गृह की शैली और विशेषता। संदर्भ, पूजा गृह जिसमें पद प्रदक्षिणा पथ होता है, और दूसरा है निरंतर जो कि पूजा गृह जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, और सर्वोत्तभद्र जो पूजा गृह जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। बताइए कितने इसमें युग्म सुमेलित हैं? देखिए इसमें तीनों को तीनों सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जो संदर्भ शैली होता है, संदर्भ शैली इस शैली में प्रदक्षिणा पथ होता है, और निरंतर शैली में इस शैली में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, और सर्वोत्तभद्री तो इस चारों तरफ से प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है 25 नंबर क्वेश्चन। हैप्टिक तकनीक की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैप्टिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ता पर बल, कंपन या गति आरोपित करके स्पर्श का अनुभव करा सकती है। दूसरा है, यह तकनीक नेविगेशन, अवरोध संसूचन और वस्तु की पहचान जैसे स्थानिक और दिशात्मक संकेत प्रदान करके दृष्टिबाधित लोगों की सहायता कर सकती है। और तीसरा है, कार चलाते समय स्टीयरिंग व्हील के झटके का अनुभव करना हैप्टिक तकनीक का एक उदाहरण है। तो बताइए कितने युग्म सुमेलित इसमें है? 1, 2, सभी या कोई नहीं? तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म अनिच्य का अर्थ क्या है? अनिच्य, देखिए एक एक वर्ड पूछता है। अनिच्य तो बताइए, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, या अहिंसा की अवधारणा, या सभी वस्तुओं की नश्वरता, या ध्यान के माध्यम से ज्ञान की खोज। बताइए, तो ये है सभी वस्तुओं की नश्वरता। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट किया है लेकिन वहां पर नहीं करेगा। हड़प्पाई लिपि प्रतीक शब्दांश है, यह सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह प्रारंभिक हड़प्पा काल से लेकर उत्तर हड़प्पा काल तक इसमें अत्यधिक विकास देखा गया है। या इस लिपि को अभी तक सरलता पूर्वक पढ़ा नहीं जा सकता। कौन सा कथन इसमें गलत है, मतलब सही नहीं है, बताना है। तो देखिए ये है ऑप्शन सी जो है, प्रारंभिक हड़प्पा काल से लेकर उत्तर हड़प्पा काल तक इसमें अत्यधिक विकास देखा गया है, ये कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राचीन भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये शासक की तरफ है और राजवंश है, और बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित है। तो है नाहपड़ पश्चिमी क्षत्रप, रुद्रदामन प्रथम सातवाहन, वासुदेव प्रथम आभीर, और सिमुक कुषाण। तो पूछ रहा है कितने युग्म सुमेलित है? तो देखिए इसमें केवल एक युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नापहड़ ये पश्चिमी क्षत्रप शासक था। नापहड़ पश्चिमी क्षत्रप सही हो जाएगा। ये 119 से 25 ईस्वी में था। और रुद्रदामन प्रथम तो ये क्षत्रप वंश का था, क्षत्रप वंश, न कि सातवाहन। और वासुदेव प्रथम तो ये कुषाण साम्राज्य का था, कुषाण का इस इधर। और सिमुक सातवाहन का था। तो सभी गलत हो गए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक, तो केवल एक सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला शब्द ग्रीडफ्लेशन
का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? ग्रीडफ्लेशन, बताइए कौन सा होगा इसमें? उपभोक्ता मांग में हुई अचानक वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति रूप में, या अधिक लाभ प्राप्ति हेतु कॉर्पोरेट्स के अत्यधिक प्रयास के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के रूप में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कथन सही है। एक मिनट। ओके, गला बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, तराइन के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और दूसरा है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज के पुत्र रणथंभौर चले गए और एक नए चौहान वंश की स्थापना की। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह केवल दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो देखिए, यह महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध बीच लड़ा गया था। तराइन के युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। इन युद्धों में परिणाम स्वरूप भारत में प्रथम इस्लामी सल्तनत की स्थापना हुई। तराइन दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी है, न कि मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और ये कब हुआ था बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। चलिए बता ही देता हूँ मैं, 1191 में। और द्वितीय कब हुआ था, द्वितीय तराइन का युद्ध? ये अब आप बताएंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सोहराई खोवर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। इसे सामान्यतः स्थानीय फसल कटाई और शादी समारोह के दौरान स्थानीय रूप से उपलब्ध रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है और यह झारखंड राज्य से संबंधित है। इस चित्रकला को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। बताइए जीआई टैग जिसको मिला है वो ध्यान से उसको पढ़िए। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चार ऑप्शन सही है सब, ठीक है, चारों के चारों। जिसको जीआई टैग 2020 मिला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, यह दर्शन के सभी 6 संप्रदायों में सबसे प्राचीन है। यह 25 मूल तत्वों के अस्तित्व के बारे में बताता है। इन 25 तत्वों में से पहला प्रकृति अर्थात पदार्थ है। इसके अनुसार जगत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति दैवी शक्ति से नहीं अपितु प्रकृति के अंतर्निहित गुण से हुई है। यह 3 गुणों के सिद्धांत का उल्लेख करता है। ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस है। बताइए उपयुक्त निम्नलिखित में से किस दर्शन के संप्रदाय का वर्णन किया जा रहा है? आंसर दीजिए इसमें से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांख्य। देखिए, दर्शन के सभी 6 संप्रदायों में सांख्य सबसे प्राचीन है और यह 25 मूल तत्वों के अस्तित्व के बारे में बताता है। इन 25 तत्वों में से पहला तत्व प्रकृति अर्थात पदार्थ है, ठीक है। और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति दैवी शक्ति से नहीं अपितु प्रकृति के अंतर्निहित गुण से हुई है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध और मां कामाख्या देवी को समर्पित 17वीं शताब्दी में निर्मित कामाख्या मंदिर निम्नलिखित स्थापत्य कला शैलियों से में से किसे दर्शाता है? बताइए किसे दर्शाता है? तो ये है अहोम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहोम कामाख्या मंदिर। तो देखिए, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी जिले में स्थित है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है जो देवी कामाख्या को समर्पित है। इसका निर्माण एक मुख्य रूप से अहोम स्थापत्य कला शैली में किया गया है। असम में अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान उनके संरक्षण में मंदिरों परिसर में व्यापक स्तर पर नवीनीकरण और पुनर्निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति भाग नहीं है? ठीक है, श्री श्यामा शास्त्री या श्री त्यागराज या मुथुस्वामी दीक्षितर या पुरंदर दास। बताइए कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन डी है, पुरंदर दास। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में दो अलग प्रकारों का उदय हुआ। कर्नाटक के संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब आगे आता है 35 नंबर, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से
किस एक एक में मगध पर आक्रमण को विफल करने के लिए चाणक्य की संयंत्रों और शानदार रणनीति की कहानी का उल्लेख है? बताइए किसमें है? तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा राक्षस। देखिए चाणक्य को कौटिल्य और विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह एक ब्राह्मण थे तथा नंदों के कट्टर विरोधी थे। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इसकी विषय वस्तु मगध पर किए जाने वाले किसी आक्रमण विफल करने के लिए चाणक्य द्वारा वर्णित संयंत्रों और शानदार रणनीतियों पर आधारित है। इसकी रचना के समय को लेकर मतभेद है। यह 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 8वीं शताब्दी के ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यह संगीत या गीत राजा के स्वागत या प्रमुख देवता पांखगब की आत्मा को जागृत करने के लिए लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह गीत जादुई शक्तियों से युक्त है। तो अब उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगीत का सर्वोत्तम वर्णन है? बताइए कौन सा उसमें है? 36 का क्वेश्चन आंसर बताइए। 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप बताइए आंसर। ठीक है, तो पढ़ लिया होगा इससे। देखिए तो 36 का आंसर है, आंसर डी है, साना लामोक मणिपुर। तो देखिए साना लामोक मणिपुर यह माइबा पुजारी द्वारा राजाभिषेक समारोह के दौरान गाया जाता है। इसे राजा का स्वागत करने और प्रमुख देवता पांखगब की आत्मा को जागृत करने के लिए भी गाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संगठन है जीआई टैग और राज्य। कंधमाल हल्दी राजस्थान और ईदू मिस्सी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, जोहा चावल उड़ीसा। बताइए कितने युग्म सम्मिलित हैं इसमें से? तो इसमें देखिए केवल एक युग्म सम्मिलित है। तो जो डीआई टैग है, ये कंधमाल हल्दी है जो है, ये राजस्थान को नहीं उड़ीसा को है, तो ये गलत हो जाएगा, ये उड़ीसा को है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है आपका ईदू मिस्टी टेक्सटाइल, तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा सही। और जो सॉरी जोहा चावल, जोहा चावल कहाँ का है? तो जोहा चावल ये है आपका उड़ीसा नहीं है, बल्कि ये असम का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 है, तो ये हो जाएगा केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 ही सम्मिलित है ना, 2 नंबर वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। अब है 38 नंबर क्वेश्चन, महिला सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला सूफी संत राबिया निजामुद्दीन औलिया की समकालीन थी तथा उन्हें भारत की पहली सूफी संत माना जाता है। सूफी संतों के एकेश्वरवादी दृष्टिकोण ने उन्हें सूफीवाद के रूढ़िवाद तत्वों के साथ संघर्ष में डाल दिया था। तो कौन सा कथन सही होगा? 1, 2 या दोनों या कोई नहीं? तो देखिए इसमें दोनों कथन गलत है। ठीक है, रहस्यवादियों के सूफी भी कहा जाता है। इनका उदय इस्लाम धर्म में उसके प्रारंभिक चरण में ही हो चुका था। इनमें से अधिकांश गहरी श्रद्धा वाले लोग थे। ये इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद वहां किए जा रहे धन संपत्ति के क्रूर प्रदर्शन और नैतिक मूल्यों में हुई अत्यधिक गिरावट से हुई दुखी थे। और कुछ सूफियों ने, जैसे महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं सदी और रहस्यवादी मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी ने ईश्वर और जीवात्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाले तत्व के रूप में प्रेम पर बहुत बल दिया। निजामुद्दीन औलिया जो 1238 से 1325 तक थे, को हजरत निजामुद्दीन और महबूब ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय सुन्नी मुस्लिम विद्वान व चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे। साथ ही वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध सूफियों में से भी थे। तो इस प्रकार क्या है कि ये जो रबिया निजामुद्दीन औलिया के समकालीन नहीं थे। ठीक है, और दूसरा क्यों गलत है? तो उनके
इस सर्वस्ववादी दृष्टिकोण ने उन्हें रूढ़िवादी तत्वों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया तथा इन तत्वों के कारण मंसूर को मौत की सजा दे दी गई। इसके बावजूद आम मुसलमानों में रहस्यवादी विचार का प्रसार होता रहा। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। एक मिनट, बहुत शोर हो रहा है, मैं एक मिनट बस आ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था पर विचार कीजिए। बैरम खां के शासनकाल अब 1556 से 60 में वकील वजीर का पद असीम शक्तियों के साथ अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। और दूसरा है, अकबर के अधीन वकील से वित्तीय अधिकार छीन लिए गए और उन्हें दीवान एक कुल नामक नए पदाधिकारी को सौंप दिया गया। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए दोनों कथन सही हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये संगम ग्रंथ और विषय वस्तु के बारे में बताना है। सिलप्पादिकारम कोवलन नामक गणमान्य व्यक्ति की प्रेम कथा। और दूसरा है तिरुकुरल, तो ये सार्वजनिक जीवन में दर्शन और नैतिकता। और चौथा है तोलकाप्पियम, तो ये तमिल व्याकरण। बताइए कितने युग्म सुमेलित इसमें है, आंसर दीजिए कितने युग्म सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें तीनों के तीनों सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में लैग्रेंज पॉइंट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैग्रेंज पॉइंट्स ब्रह्मांड में ऐसी अवस्थियां हैं जहां कोई भी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न नहीं कर सकता है। और दूसरा है, इन बिंदुओं का प्रयोग अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है, एक, दो या दोनों या कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सही इसमें से है। तो हो जाएगा आपका ये केवल दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला जो है गलत है। जो लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसी अवस्थियां हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसी दो पिंड प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के परिवर्तित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इनका को उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा कम ईंधन खपत के साथ अवस्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। तो इसलिए कथन जो है पहला है गलत, दूसरा हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल वंश के बारे में बताना है भाई। ठीक है, चोल वंश, इसकी स्थापना विजयालय ने की, जो पहले पांड्यों का सामंत था। दूसरा है, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने चोलों को पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और तीसरा है, राजराज ने चेर की नौसेना को ध्वस्त कर दिया और श्रीलंका पर आक्रमण किया। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए इसमें केवल दो युग्म सुमेलित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो पहला जो है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो पहले पल्लवों का सामंत था। तो ये कथन हो जाएगा गलत। कैसे गलत है, समझ में आया। पांड्यों का नहीं, पल्लवों का था, पल्लव यहाँ पे होगा, पांड्य नहीं। तो ये कथन हो जाएगा गलत। और बाकी दो युग्म सुमेलित थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्मारण स्मारण नहीं, रामायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामायण की रामायण, रामायण है, रामायण। ठीक है, यह एक धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक नाट्य कला है। इसकी उत्पत्ति भारत के हिमाचल क्षेत्र में हुई थी। और तीसरा है, यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सूचीबद्ध है। कितने युग्म सम्मिलित हैं, तो इसमें केवल दो युग्म सम्मिलित है। पहला जो है, ये एक धार्मिक उत्सव अनुष्ठानिक कला है, ये सही है। और दूसरा है, कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति भारत के हिमाचल क्षेत्र प्रदेश में हुई थी, तो ये गलत है। ये उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में जुड़वा गांव सुलूर डुंगरा में मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो दूसरा हो जाएगा गलत और तीसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है 44। हाल ही में सुर्खियों में रही वीरावनल्लूर चेदी बुट्टा साड़ी भारत में किस राज्य से संबंधित है।
बताइए। तो यह है तमिलनाडु से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीआई टैग मिला हुआ है ना, तो पढ़े होंगे जीआई टैग के बारे में। 45 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है, एक प्रक्रिया जिसमें निवेशक किसी कंपनी के ऐसे शेयरों के लिए बोली लगाते हैं जिन्हें वे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ में खरीदना चाहते हैं। और दूसरा है, एक प्रक्रिया जिसमें सेल कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से कर अपॉर्जन किया जाता है। या तीसरा है, एक प्रक्रिया जिसमें निवेशक किसी कंपनी के उन शेयरों के लिए बोली लगाते हैं जिन्हें वे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करने के लिए लोगों से वापस खरीदते हैं। या चौथा है, ये एक प्रक्रिया जिसमें निवेशक शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के दौरान किसी कंपनी में अपने शेयरों के लिए बिक्री आदेश प्रस्तुत करते हैं। कौन सा सही होगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, एक प्रक्रिया जिसमें निवेशक कंपनी के उन शेयरों के लिए बोली लगाते हैं जिन्हें वे स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्ट करने के लिए लोगों से वापस खरीदते हैं, ये कथन हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन नंबर 46 है आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तित दूसर मृद भांड के प्रयोग को प्रमुखता मिलने लगी थी। दूसरा है, राज्य व्यवस्था और समाज दोनों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी थी। तीसरा है, गोत्र प्रथा जो एक ही पूर्वज के वंशज का प्रतीक भी थी का उद्भव हुआ। और तीसरा है, धार्मिक अनुष्ठानों का ध्यान भौतिक लाभ से हटकर आध्यात्मिक उत्थान पर केंद्रित हो गया। तो वैदिक से उत्तर वैदिक में संक्रमण के दौरान निम्नलिखित परिवर्तनों में से कितने घटित हुए थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? बताइए कितने हुए थे? तो इसमें जो पहला कथन है कि चित्ती दूसर मृद भांड के प्रयोग को प्रमुखता मिलने लगी थी, ये सही है। और दूसरा में क्या कह रहा है? राज्य व्यवस्था और समाज दोनों महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी थी। तो ऐसा था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी थी, तो ये भी सही था, दूसरा भी। और तीसरे में क्या कह रहा है कि गोत्र प्रथा जो एक ही पूर्वज के वंशज का प्रतीक का उद्भव हुआ था, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथे में क्या कह रहा है, धार्मिक अनुष्ठानों का ध्यान भौतिक लाभ से हटकर आध्यात्मिक उत्थान पर केंद्रित हो गया। तो देखिए ये कथन जो गलत है, चौथा वाला, भौतिक लाभ ये उस समय था। तो धार्मिक अनुष्ठान दृष्टि से इस दौरान भी लोग भौतिक लाभ की आकांक्षा में देवताओं की पूजा करते थे तथा इसी काल के दौरान ही कर्मकांड का विकास हुआ था। और प्रार्थनाएं पूजा की प्रमुख पद्धति नहीं रही। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषज्ञ की आज्ञा बारंबारता संख्या में वृद्धि थी। ठीक है, तो इसमें देखिए चौथा गलत है, तो 1 2 3 सही है, तो हो जाएगा केवल 3 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है आगे, पढ़िए इसको। देखिए यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कारण है, दो कथन है कि सातवाहन प्रशासन में पर्याप्त सैन्य तत्व मौजूद थे। और दूसरा है, दक्कन की जनजातियां सातवाहनों के नए क्षेत्रीय नियमों के प्रति आसानी से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई थी। तो कौन सा कथन इसमें सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, और दोनों सही है तथा कथन दूसरा सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा में चुंबकत्व की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटिक टेंटेकल रोबोट्स बायोप्सी के दौरान फेफड़ों के भीतर नेविगेट करने में सक्षम होंगे। चुंबकीय नैनोकण प्रभावशाली ताप विद्युत पदार्थ और औषधि वितरण वाहन सिद्ध हुए। कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यता अस्तित्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए किस संप्रदाय से है? पढ़े होंगे ना बौद्ध धर्म के बारे में। ये है माध्यमिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माध्यमिक। शून्यता विशेष रूप से माध्यमिक संप्रदाय की एक मूल धारणा है और इसे ही भारतीय दार्शनिक नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध चित्रकला और चित्रकार पक्षी विश्राम पर बाज उस्ताद मंसूर, नवास आर्क मिस्कीन
और टीलर ऑफ द सायल नंदलाल बोस कितने युग्म सुमेलित थे? बताइए कितने युग्म सुमेलित है? तीनों युग्म सुमेलित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में क्रिटिकेलिटी का क्या अर्थ है? क्रिटिकेलिटी बताइए क्या अर्थ है, पढ़िए इसको बताइए। वो अवस्था जब किसी परमाणु रिएक्टर में ईंधन समाप्त हो जाता है, या वह अवस्था जब किसी परमाणु रिएक्टर में मेल्टडाउन होता है, या वह बिंदु जब किसी परमाणु रिएक्टर में स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया बनती है रहती है, या वह स्थिति जब कोई परमाणु रिएक्टर अपने अधिकतम ऊर्जा स्तर को कार्य कर रहा होता है। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। वह बिंदु जब किसी परमाणु रिएक्टर में स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया बनी रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 52 नंबर। देखिए, ताम्र पसार काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में काले और लाल मृदभांड व्यापक रूप से प्रचलित मृदभांड थे। और दूसरा है, इस काल में लोग कताई और बुनाई की कला जानते थे। या तीसरा है, इस काल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी जो प्रागैतिहासिक काल के लिए अद्वितीय थी। या चौथा है, ताम्र पसार काल के लोग माइक्रोलिथ अर्थात छोटे आकार के पत्थर के औजार का भी इस्तेमाल करते थे। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है ये कथन हो जाएगा सही। कैसे? तो महत्वपूर्ण गैर हड़प्पा ताम्र पसारिक संस्कृतियां मुख्यतः पश्चिमी भारत और दक्कन में स्थित थी। इनमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास संस्कृति 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जिसमें उदयपुर के पास आहार और गिलुंद इसके प्रमुख पुरा स्थल हैं। कायथा संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, जिसका मुख्य स्थल मध्य प्रदेश के चंबल में कायथा पुरा स्थल है। मालवा संस्कृति 1700 ईसा से 1400 ईसा पूर्व है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश नावदा टोली महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। ठीक है, एक मिनट आता हूं मैं। चलिए, थोड़ा काम आ गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद शिलालेख कलिंग के युद्ध के अनुभव और अशोक के हृदय परिवर्तन के संबंध में विस्तार से वर्णन करता है? 13वां, 8वां, 10वां या 14वां? तो ऑप्शन सी है 13वां। ठीक है, देखिए अगर वीडियो रुकता है तो आप लोग उसको स्किप कर दिया करिए, उतना भगा लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। उत्तर भारतीय 10वीं से 12वीं शताब्दी और राजधानियां। चंदेल राजवंश का कालिंजर, चौहान राजवंश का शाकंभरी और गुर्जर प्रतिहार का कन्नौज कितने युग में सुमेलित हैं? तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भाग्यवादी कर्म नियति, निर्वसता ये और जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, या श्रमण उपयुक्त में से कितनी आजीविकों की विशेषताएं या तत्व हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या कोई भी नहीं? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका सभी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मध्यकाल के दौरान प्रचलित मसाहत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? मसाहत प्रणाली बताइए किससे संबंधित है? पढ़े हैं मसाहत प्रणाली क्या होता है? बाजार नियमन या भू राजस्व का मापन, या शाही अधिकारियों की नियुक्ति, या अकाल के दौरान खाद्यान्न का वितरण? तो यह है भू राजस्व का मापन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मसाहत प्रणाली। 57 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान मंगोलों ने दिल्ली शहर पर आक्रमण किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, शहरी अवसंरचना विकास नीति UIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UIDF 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले मेट्रो शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरा है, इस निधि के तहत पात्र ऋण की राशि परियोजना के आकार और स्थान पर आधारित होगी। तीसरा है, इस निधि के तहत विरासत का संरक्षण पात्र परियोजना में से एक है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा केवल 2 कथन सही है।
ठीक है, केवल 2 कथन सही, तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो पहला है UIDF 10 लाख रुपए से अधिक आबादी वाले मेट्रो शहर पर ध्यान केंद्रित करता है, ये कथन गलत है। देखिए इसमें जो मेट्रो शहर महानगरीय शहर है, मेट्रो शहरों के बजाय मध्यम आकार के शहरों ध्यान केंद्रित करेगा तथा उन्हें क्षेत्रीय आकार केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है सर, अधिक वाले में नहीं, 10 लाख से अधिक वाले में नहीं। और दूसरा 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त पदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों विचार कीजिए। यहाँ पर पद है और यहाँ पर अर्थ है। आटविक वन में रहने वाले, और अरड़चर या वन्य बर्बर जनजातियां, और आगुरिक जालसाज कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसको बताना है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा ये सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब क्यों सुमेलित नहीं है? देखिए जो ये आटविक है, तो आटविक ये वन्य बर्बर जनजातियों से संबंधित है, ये है। ठीक है, और जो ये है अरेचर, अरेचर ये वनवासी होते हैं, ये उल्टा कर दिया। ठीक है, तो और ये वागुरी के जलसाजी, ये सही है। तो 3 सही है, तो गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए 60 क्वेश्चन नंबर, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम वंश इस साम्राज्य का पहला राजवंश था। दूसरा है, इस साम्राज्य का एक प्रमुख शासक कृष्णदेव राय इसी वंश का था। और तीसरा है, 1565 ईस्वी में कृष्णदेव राय की सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो कितने युग में इसमें सुमेलित हैं? तो देखिए इसमें जो पहला है, क्या कह रहा है? संगम वंश। तो विजयनगर राज्य सर्वप्रथम संगम वंश ने 1485 तक नियंत्रण रखा। ठीक है, और तो ये जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा सही, संगम वंश। और दूसरा है, इसमें साम्राज्य का प्रमुख शासक कृष्णदेव राय इसी वंश का था। तो ये कृष्णदेव राय शासक तुलु वंश का था। दूसरा हो जाएगा गलत, इसी वंश का नहीं था, तुलु वंश का था। तीसरा है, तीसरा के किस बारे में करा है? 1565 ईस्वी में कृष्णदेव राय की सेना बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में पराजित कर दिया। देखिए ये कथन भी गलत है। बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने करारी हार मिली थी, पराजित नहीं किया था। तीसरा भी हो जाएगा गलत, तो केवल 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हालिया सुर्खी में रहा बटा गाइका क्रेटर अवस्थित है। बताइए कहाँ पर है? रूस में है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हड़प्पा सभ्यता को भारत में प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है? 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का गुप्त साम्राज्य, या महाजनपदों का विकास, या मौर्यों के पतन के बाद मजबूत क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, या भारत के दक्षिणी भाग में राज्यों का उदय? बताइए। तो यह है ऑप्शन बी, महाजनपदों का विकास। नेक्स्ट है, मध्यकाल के संदर्भ में तुलुगमा या तुलगमा और अरबा पद संबंधित थे। तुगलक वंश के दौरान लिखे गए सल्तनतकालीन वृत्तांत, या पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर द्वारा प्रयुक्त रणनीतियां, या चाय की विभिन्न किस्में जिन्हें चीन से आयात किया जाता था, या पहाड़ी क्षेत्र में विकसित क्षेत्रीय कला व शैलियां? बताइए। तो अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़े होंगे इतिहास, तो उसमें देखे होंगे तुगलकमा नीति कौन यूज किया था पहली बार? ये है ना, बाबर, पानीपत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसे यूनानियों द्वारा अमित्रोचेट्स या अमित्र घात कहा गया है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला? बताइए किसको कहा गया है? यह है बिंदुसार को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। कब था ये? 298 से 273 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 65 है आगे, निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। लाजवर्द मोती, कार्नेलियन, ऊन और चांदी, उपयुक्त में से कितनी वस्तुएं मेसोपोटामिया द्वारा हड़प्पा से आयात की जाती थी? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5? कितने कथन इसमें सही बताना है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 कथन सही है। ठीक है, अब कौन कौन से सही है उसको जानिए। देखिए हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, और इसमें मेसोपोटामिया में मेलुहा इसमें है नहीं है, तांबा है नहीं है,
और कार्नेलियल, हाथी, सीपिया, लाजवर्द, देखिए लाजवर्द है, और मोती, मोती भी है, और कार्नेलियस से बोल दिया ना, कार्नेलियन ये भी है। ये सब आयात होता था। और मेसोपोटामिया में हड़प्पा के निर्यात की जाने वाली, इसमें क्या पूछा है, वस्तुओं पर विचार करना है ना, कौन से हड़प्पा से आयात की जाती थी, तो आयात की जाने वाली वस्तुएं बताना है। तांबा, तो तांबा इसमें नहीं है। कार्नेलियन हो गया है, हाथी के दांत भी हो गया है, हाथी के दांत है। सीपिया, लाजवर्द, तो इसमें कितने कितने युग्म सुमेलित हैं, तो लाजवर्द मिल गया है, कार्नेवल मिल गया है, मोती मिल गया है, ऊन और चांदी नहीं था। ठीक है, तो 1 2 3 का करने से होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कमल कलमकारी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलमकारी, श्री कालाहस्ती आंध्र प्रदेश कलमकारी चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। और दूसरा है, तमिलनाडु में करुप्पुर कलमकारी चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और तीसरा है, मसूलीपट्टनम कलमकारी फारसी रूपांकनों और डिजाइनों से व्यापार रूप से प्रभावित थी, व्यापक रूप से। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए इसमें तीनों कथन सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित कथन विचार कीजिए, बताना है कितने युग्म सुमेलित भी है। ठीक है, इसका उद्देश्य यूरोप में रात्रिकालीन आकाश में प्रकाश प्रदूषण को रोकना है। दूसरा है, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूनेस्को की संयुक्त पहल है। और तीसरा है, फ्रांस इस पहल का सदस्य नहीं है। बताइए कितने युग्म सुमेलित हैं। देखिए इसमें केवल एक युग्म सुमेलित है, जो कि इसमें पहला है, एक मिनट, इस पहल का उद्देश्य नाटो के एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए यूरोपीय व मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए करना है। ठीक है, और ऐसा यूरोपीय देशों द्वारा वायु रक्षा उपकरण मिसाइलों द्वारा साझा किया गया है। और फ्रांस इसका सदस्य नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये रात्रि में इसको रोकना है प्रदूषण को, तो ये भी गलत है, पहले सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिफ्टी सिक्स नंबर पर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो सही किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, मध्यकालीन भारत के एक व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह फारस का व्यापारी था, वह सैन्य कौशल में पारंगत था तथा उसने कोंकण और गोवा पर विजय प्राप्त की थी। और तीसरा है, उसने बीदर में एक कॉलेज बनाने के लिए दान दिया था। और चौथे में है, उसे 1481 ईस्वी में मोहम्मद शाह तृतीय द्वारा प्रताड़ित किया गया और मृत्यु दंड दिया गया। तो बताइए निम्नलिखित कथनों में से उस व्यक्ति की वर्णन किया गया है, इसके बारे में किया गया, बताइए। तो यह है महमूद गमा के बारे में किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। चार कथन है, देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब काल में लिखी गई थी। यह मुगल शासकों ने विशेष रूप से निर्मित खिड़कियों के माध्यम से झरोखा दर्शन प्रथा प्रारंभ शुरू की। या तीसरा है, मीर सैयद अली और अब्दुस समद जिन्होंने पांडुलिपियों को चित्रित किया था, उन्हें हुमायूं द्वारा फारस से लाया गया था। या चौथा है, मुगल काल के दौरान दसवंत एकमात्र हिंदू चित्रकार था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, जो कथन गलत है उसी को सही बताना था। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। दसवंत और बसावन लाल जैसे हिंदू चित्रकारों को नियुक्त किया, तो उसने एक बड़ी संख्या में नियुक्त किया गया था। यह परिणाम स्वरूप पारसी और भारतीय शैलियों चित्रकला का मिश्रण हुआ है। इस समय भारतीय चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव देखा जाने लगा। मुगल काल के दौरान अन्य प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार मिस्किन, गोवर्धन आदि थे। तो इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही।
क्वेश्चन नंबर 70 है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें बताना है, इसे मंदिर स्थापत्य नगर की शैली में बनाया जा रहा है, अब तो बन गया है। और दूसरा है, इसकी अधिरचना राजस्थानी गुलाबी संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई है जाएगी, और इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। बताइए कौन सा कथन सही है, बहुत चर्चा में इस समय है। ऑप्शन सी है, सभी के सभी कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, राम मंदिर के बारे में थोड़ी ना पूछेगा कि राम कहाँ बैठे हैं, कहाँ से आए, ये नहीं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद करिए, बाकी और तो वो जो आम लोगों के लिए उसको छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहा? टंकाई विधि। टंकाई विधि को बताइए क्या होता है टंकाई विधि, सुना है नाम? तो देखिए ये एक प्राचीन जहाज का निर्माण तकनीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा मेजराना जीरो मोड्स। मेजराना जीरो मोड्स नाम सुना है? मेजराना जीरो मोड्स ये क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित एक अवधारणा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन के शासनकाल के दौरान सेना में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की गई थी। और तीसरा है, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जो बाद में उसका सैन्य कमांडर बना। बताइए कौन सा कथन सही है? तो ये बी सही है। और ये दागने का काम किसने शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, न कि बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर ए पहला गलत हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी अवस्थिति के आधार पर पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। मत्स्य, वत्स, अंग, मगध। बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा, पहले अंग हो जाएगा, फिर मगध हो जाएगा, फिर वत्स हो जाएगा, फिर मत्स्य। ठीक है, पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम ऐसे ऐसे चलना है। तो पहले अंग, यहाँ पे अंग होगा, यहाँ पे मगध होगा, यहाँ पर फिर वत्स होगा, और फिर यहाँ पे मत्स्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतिबिंबित करने वाली हिंदू त्रिदेवों की त्रिमूर्ति महिमा प्रतिमा कहाँ मौजूद है? बताइए कहाँ पर है? तो यह है एलिफेंटा गुफाएं में। क्वेश्चन नंबर 76 है, अजंता की गुफा चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जातक कथाओं के चित्र अधिक व्यापक हैं, इनमें सजावटी डिजाइनों का कोई उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा है, अजंता के भित्ति चित्र धार्मिक की बजाय लौकिक संदेश देते हैं। और तीसरा है, ज्ञान प्राप्ति के बाद के बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाला कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें जो क्या नाम है, पहला कथन है, जातक कथाओं के चित्र अधिक व्यापक है, उनमें सजावटी डिजाइनों का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, और दूसरा है कि अजंता के भित्ति धार्मिक बजाय लौकिक संदेश देते हैं, तो ये सही है। और तीसरा कथन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाला कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। देखिए ये भी कथन गलत है, चित्र उपलब्ध है। तो इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं? तो केवल एक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 77 में है, एलोरा के कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण चालुक्य राजाओं ने करवाया था। यह शिव और विष्णु दोनों की मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा कथन सही है? किसने करवाया था इसका निर्माण? तो भव्य कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में कराया गया था, न कि चालुक्य ने। तो पहला हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 78 है आगे, प्रागैतिहासिक काल में उपकरण निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल के उपकरण खुरदरे एवं भारी होते थे। दूसरा है, मध्य पाषाण काल के उपकरणों को लघु पूरा पाषाणोपकरण कहा जाता था क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होते थे। और तीसरा है, नव पाषाण काल में सुइयों और खुरचनियों जैसी हड्डियों के विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाने लगे थे। कितने युग्म सुमेलित हैं? बताइए कितने युग्म सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा आपका तीनों युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सभी सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन की मूल इकाई नाडु थी जिसमें कई गांव शामिल थे। और दूसरा है, राज्य को 4 मंडलम या प्रांतों में विभाजित किया गया था और नाडु को वलनाडु में समूहीकृत किया गया था। और चौथा है, चोल काल में उर गांव की एक आम सभा थी। तो बताइए कितने कथन इसमें सुमेलित हैं?
तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्राचीन विद्वान व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र बताना है, कितने युग में इसमें सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें चरक औषधि है, आर्यभट्ट गणित, बाणभट्ट ये है साहित्य, और बरामिहिर शल्य चिकित्सा। बताइए कितने युग में सुमेलित हैं। चरक चौरक किसके लिए थे, तो ये हो जाएंगे आपके औषधि, सही है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का नाम सुना है, तो आर्यभट्ट ये गुप्त वंश के थे, सबसे पहले गणितज्ञ थे, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। बाणभट्ट, इनके बारे में सुना है, बाणभट्ट के बारे में क्या थे ये 7वीं संस्कृत सदी के संस्कृत लेखक और कवि थे हर्षवर्धन के दरबार में, तो ये भी सही हो जाएंगे। बरामिहिर, बरामिहिर के बारे में सुना है, ये ज्योतिष खगोल शास्त्री थे, न कि शाल चिकित्सक, तो ये चौथा गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर 81 है, मध्यकालीन भारत और शासक द्वारा निर्मित नहरें। नहर ए बहिश्त शाहजहां, रजवाह मोहम्मद बिन तुगलक, उलुग खानी शेरशाह सूरी, कितने युग में सुमेलित हैं। तो देखिए यहाँ पे फिरोज तुगलक ने यमुना नदी से हिसार नामक पानी जाने की 2 नहरें बनवाई, रजबवाह और उलुगानी, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नहर ए बहिश्त शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। किसने बनवाया था बताइए, अभी नाम बताया मैंने ना। नहीं याद है यार, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 82 आगे आता है, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए, इसे भारत का पहला निजी हिल स्टेशन कहा जाता है, यह पश्चिमी घाट की मुलसी घाट में स्थित है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस हिल स्टेशन को यूरोपीय शैली के शहर के रूप में परिकल्पित करके विकसित किया था। मुठा नदी पर निर्मित वारासंगांव बांध इस हिल स्टेशन के पास स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है बताइए, किसके बारे में वर्णन किया गया है, यह है लवासा के बारे में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवासा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है 83 में है, भारत में जूट की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत सरकार ने 100% चीनी की पैकेजिंग जूट की बोरियों में करना अनिवार्य कर दिया। प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल है। तो कितने कथन सही है इसमें, देखिए पहला तो सही है, सबसे बड़ा है, और दूसरा कथन गलत है। 1987 की सरकार 100% चीनी पैकेजिंग जूट पर बोरियों का करना अनिवार्य कर दिया था, ये कथन गलत है। जहाँ 100% हो ऐसे हो तो वहाँ गलत करिए। तो देखिए 100% खाद्यान्न, 20% चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग किया था, और तीसरा हो जाएगा सही, पश्चिम बंगाल उड़ीसा शामिल है, तो हो जाएगा आपका केवल 2 युग में सुमेलित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में स्पार्टेम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कृत्रिम मधुरक है, इसकी मिठास चीनी की तुलना में कम होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे संभावित कैंसरकारी तत्व घोषित किया गया है। कितने युग्म सुमेलित इसमें है, तो देखिए कृत्रिम मधुरक है, कृत्रिम ये है, तो ये सही हो जाएगा। और ये अभी आपने देखा होगा कि हालिया संदर्भ में WHO ने ही इस संभावित कैंसरकारी तत्व घोषित किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है, ये मिठास चीनी की तुलना में कम होती है, ये कथन गलत है, तो ये हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आता है 85 में है, मौर्योत्तरकालीन व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में भारत से भारी मात्रा में स्वर्ण रोमन साम्राज्य गया। तत्कालीन समय में फल फूल रही शिल्प संबंधी विभिन्न कलाकृतियों का उल्लेख मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है। तीसरा है, श्रेणियां गेल्ड से जनता से जमा प्राप्त करने वाले बैंकों के रूप में कार्य करती हैं। तो कितने कथन इसमें सही हैं, तो देखिए इसमें जो पहला कथन है, इस काल में भारत की भारी मात्रा में स्वर्ण रोमन साम्राज्य गया था, ये कथन हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा गलत। और दूसरा जो है
दूसरे में कहा जा रहा है कि इस समय तक फल फूल रहे शिल्प संबंधी विभिन्न कलाकृतियों का उल्लेख मिली बंधु नामक ग्रंथ में मिलता है, तो ये सही है। और तीसरा है आपका श्रेणीय गिल्ड जनता से जमा प्राप्त करने वाले बैंकों के रूप में कार्य करती है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 1 है इसको हटा दीजिए और 2 और 3 सही लगाइए। तो कितने युग्म सम्मिलित है? केवल 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में धर्मस्थीय और कंटक शोधन पद संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? तो यह मौर्य शासन के अंतर्गत न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित है। 87 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक है और लेखक है, संगीतकार रत्नाकर सारंगदेव, प्रहलाद भक्ति विजयम त्यागराज, किताब ए नवरस ये इब्राहिम आदिल शाह, कितने युग्म सम्मिलित है इसमें? तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निगार खाना हुमायूं द्वारा स्थापित एक चित्रकला कार्यशाला थी। द प्रिंसेप ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसमें मुगल वंश के क्रमिक सदस्यों के चित्र है। कौन सा कथन सही है इसमें? ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे है 89 में है, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, नर्मदा घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं, चेन्नई के पास अति रंपक्कम है, और चौथा है महाराष्ट्र में जोरवे है। कितने स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण युग में संबंधित है? अवस्थिति में बताना था, पूरा पाषाण काल में बताना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर भारत में शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये कथन सही है। नर्मदा घाटी में आदमगढ़ पहाड़ियां हैं, ये भी सही है। और चेन्नई के पास ये अतिक्रम, ये भी सही है। 3 कथन सही है। महाराष्ट्र में जोरवे जो है, महाराष्ट्र स्थित में जोरवे ताम्र पाषाण कालीन में स्थल में है, न कि पूरा पाषाण काल में, तो ये कथन हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी सही है। 3 कथन। 90 नंबर क्वेश्चन आगे आता है, 90 नंबर। देखिए, भारत में चाय की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का स्थान आता है। दूसरा है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय असम में, असम में कि कोलकाता में है? असम नहीं, कोलकाता होगा। दूसरा गलत करिए, तो ये हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में नंदवंश किस संकीच और पूरण कश्यप निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? आजीवक से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, विजयनगर साम्राज्य के अमर नायकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राजनीतिक नवाचार था और इसकी कुछ विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। और दूसरा है, वे एक तरह के सैन्य कमांडर थे जो क्षेत्र के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर तथा अन्य बकाया वसूल करते थे। बताइए उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? दोनों कथन सही हो तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना, दूसरा है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, तीसरा है जौनपुर में सल्तनत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका पहले जौनपुर का सल्तनत, और फिर उड़ीसा के गणपति राज्य की स्थापना, और फिर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय। 3, 1, 2, ये ऑप्शन नंबर बी में है। और इसका लेकिन कालखंड भी जान लीजिए। देखिए 13वीं 16वीं शताब्दी की अवधि में मध्य में कुछ प्रमुख राजनीतिक घटना घटे थे। इससे दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, और उसके बाद विजयनगर की स्थापना 1336 में, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, जौनपुर सल्तनत 1394 में, और उसके बाद 14 से उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1434 से 35 में हुआ था। गुजरात मालवा सल्तनत का स्थापना हुआ था इसमें। उसके बाद अहमदनगर बीजापुर बरार के सल्तनत का उदय 1490 में हुआ था। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन, गोवा पर विजय 1510 हुआ था। तो इस प्रकार देखिए हो गया 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर अब 94 है, वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में टेक आउट फाइनेंसिंग का अर्थ है क्या है? क्या है बताइए? एक दीर्घकालिक वित्त पोषण विकल्प जिसका उपयोग मौजूदा अल्पकालिक ऋण या ब्रिज लोन के चुकाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी के प्राचीन खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में कालीन मैकेंजी ने विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों की सहायता से की थी। और दूसरा है, इस क्षेत्र के निवासी इसे हम्पी के नाम से जानते थे। इस नाम का उद्भव यहाँ की स्थानीय माता देवी पंपा देवी के नाम से जाने जाते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही होगा?
दोनों कथन सही तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब है 96 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। यूनेस्को की लुप्त प्राय एंडेजर्ड भाषाओं सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची में केवल 5 भारतीय भाषाएं शामिल है। दूसरा है पिछले 50 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा को विलुप्त घोषित नहीं किया गया है। और तीसरा है सोम्पेन और ओंग भारत में लुप्त प्राय भाषाओं की सूची में शामिल है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन, कितने कथन सुमेलित है? बताइए कितने सुमेलित कथन है इसमें। तो देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं पहले। कह रहा है कि इसमें भारत रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर गुजरात में स्थित आदिवासी अकादमी में पिछले 50 वर्षों में अंडमान बो भाषा और सिक्किम में माझी भाषा 250 से अधिक भाषाएं भारत में विलुप्त हो गई हैं। दूसरा वाला कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, और ये जो पहला है कि सूची में केवल 5, यहाँ पे केवल शब्द आया है ना, केवल हटा दीजिएगा, केवल 5 भारत से ही शामिल है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है सोम्पेन और ओंग भारत में लुप्त प्राय भाषाओं की सूची में शामिल है, तो ये कथन हो जाएगा सही। केवल एक है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है सरिपुत्र आनंद कश्यप और उपाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? बताइए किससे संबंधित थे? यह बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर ने महिलाओं को जैन धर्म के प्रचारक बनने की अनुमति नहीं दी। और दूसरा है दक्षिण भारत में प्रथम शताब्दी तक जैन धर्म मौजूद नहीं था। और तीसरा है प्राकृत भाषा के प्रयोग से मराठी भाषा के उद्भव से सहायता मिली। अब बताइए इसमें कितने कथन सही है? तो देखिए इसमें केवल जो है 3 कथन सही है ये। ठीक है, और बाकी 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वात्य शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एक आर्य जिसने सर्वधर्म त्याग दिया था तथा नहीं दिया था, अब वह वेदों में विश्वास नहीं रखता था। या हिंदू धर्म में एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक गुरु। या तीसरा है परंपरागत भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र। या चौथा है ब्राह्मणों द्वारा पहना जाने वाला एक पवित्र धागा। कौन सा होगा? ये होगा पहला, एक आर्य जिसने स्वधर्म त्याग दिया था और अब वेदों के विश्वास में नहीं रखता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रचलित मुद्राओं की अवरोही क्रम में उच्चतम से निम्नतम के सही वर्णन करता है? बताइए। टंका जीतल दीरम, या जीतल टंका दीरम, या दीरम जीतल टंका, या जीतल दीरम टंका। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, टंका जीतल दीरम। देखिए इल्तुतमिश 1210 में 1210 से 1236 को दिल्ली सल्तनत की मुद्रा के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है। उसके द्वारा स्थापित मुद्रा प्रणाली अपने मूलभूत रूप में दिल्ली सल्तनत के काल में जारी रही। उसने सोने के सिक्के और चांदी के टंका व तांबे के जीतल जारी किए। इसकी संगणना उत्तर भारत में टंका के 1/48वें भाग व देवगिरी की विजय के पश्चात दक्कन में 1/50वें भाग में की जाती है। उत्तर भारत में जैसे कि होती है, जैसे एक चांदी का टंका 48 जीतल, 192 दांग मतलब 480 दिरम। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने ये 100 क्वेश्चन किया। ये यूपीएससी का था। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस का टेस्ट चल रहा है, इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। और आरओ का एग्जाम आ रहा है, तो अगर आप उसको भी करना चाहते हैं तो दे सकते हैं टेस्ट। और इसमें घटना चक्र कराया जा रहा है, तो घटना चक्र में सारे से वीडियो बनाया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप अब आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स करके बताइए कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए थे आपके नाम के साथ में। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी लेकर आएंगे तीसरा वीडियो हम लोग। थैंक यू सो मच।